मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम बीएड सेमेस्टर डीएलएड यूपी टेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिव्यांग बालक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों यदि हम बात करें दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, तो मित्रों ऐसे बालक जिनकी शारीरिक संरचना में कोई कमी पाई जाती है, ऐसे बालक को हम दिव्यांग या विकलांग बालक कहते हैं, जो सामान्य बालक की तुलना में बहुत ज़्यादा विकृति युक्त होते हैं या उनसे अलग होते हैं। अब मित्रों हम बात करें दिव्यांग बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए। दिव्यांग बालक का पहला पॉइंट है अपंग बालक को हम दिव्यांग बालक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अंधे एवं बहरे बालक को भी हम दिव्यांग बालक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वाणी दोष वाले बालक, वाणी दोष वाले बालक जैसे हकलाने तुतलाने वाले बालक। चौथा पॉइंट है मिर्गी रोग वाले बालक। पांचवा पॉइंट है कोमलांग या निर्बल या दुर्बल बालक दिव्यांग बालक की श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें अपंग बालक किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे बालक जिनके शारीरिक अंग में कोई दोष उत्पन्न होता है, जैसे कि जो बालक बैसाखी की सहायता से चलते हैं, व्हील चेयर की सहायता से चलते हैं, ऐसे बालक को अपंग बालक कहते हैं। अंधे एवं बहरे बालक, अंधे बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जिनको देखने में कुछ कमी होती है या पूर्णतः नहीं देख पाते हैं, उन्हें अंधे बालक कहते हैं। बहरे बालक उन्हें कहते हैं जिन इस बालक को सुनने में कुछ समस्या उत्पन्न होती है, पूर्णतः नहीं सुन पाते, उन्हें बहरे बालक कहते हैं। वाणी दोष वाले बालक मित्रों हकलाने तुतलाने वाले बालक आते हैं। मिर्गी रोग वाले बालक ऐसे बालक होते हैं मित्रों जिनके मस्तिष्क में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनको दौरे पड़ते हैं, ऐसे बालक को मिर्गी रोग वाले बालक कहते हैं। और मित्रों पांचवा पॉइंट है कोमलांग एवं निर्बल या दुर्बल बालक। तो ऐसे बालक होते हैं जो कि शारीरिक इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है मित्रों, किसी भी कठोर कार्य को नहीं कर सकते हैं, वजन नहीं उठा सकते हैं। तो मित्रों हम एक एक पॉइंट की विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो पहला पॉइंट है अपंग बालक, ऐसे बालक जिनकी कोई अंग दोषयुक्त है या जन्म से ही विकृत है, तो ऐसे बालक को अपंग बालक कहते हैं। देखिए मित्रों अपंग बालकों का कोई भी अंग भंग होता है, या जैसे कि मित्रों हाथ थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, हाथ में कमी आ जाती है, सामान्य बालकों की तुलना में इनकी शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा कमी होती है। यह कमी जन्म से भी हो सकती है या जन्म के बाद से भी हो सकती है मित्रों। जैसे कि मित्रों जन्म से कुछ अंग मारा हुआ रहता है, तो इसे हम अपंग बालक की श्रेणी में कहते हैं। और मित्रों जैसे कि जन्म से बालक पैदा तो ठीक हुआ, लेकिन दोस्तों किसी दुर्घटना के कारण उसका अंग में विकृति उत्पन्न हो गई, जिससे हाथ कट गया, ऐसे बालकों को क्या कहते हैं, अपंग बालक कहते हैं। अब मित्रों हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं दृष्टि दोषयुक्त बालक। तो मित्रों ध्यान दीजिए, दृष्टि दोषयुक्त बालक में आपके दो प्रकार के बालक आते हैं। पहला पॉइंट है मित्रों अल्प दृष्टि दोष बालक, जिसे हम कहते हैं अर्ध अंधे बालक, या हम कह सकते हैं कम देखने वाले बालक। अब मित्रों आपके सामने दूसरा पॉइंट है पूर्ण दृष्टि दोष वाले बालक, या पूर्ण अंधे बालक, या पूर्णतः न देखने वाले बालक, जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो मित्रों सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, पहला पॉइंट है अल्प दृष्टि दोष वाले बालकों के पहचान की। जो बालक को कम दिखाई देता है, ऐसे बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो मित्रों यहाँ है आपके सामने पहला पॉइंट, ऐसे बालक किताबों को दूर करके या आंखों के पास सटाकर पढ़ते। देखिए मित्रों जो अल्प दृष्टि दोष वाले बालक हैं, ऐसे बालक या तो किताबों को ऐसे बहुत दूर करके पढ़ते हैं या किताबों को बहुत सटाकर पढ़ते हैं। देखिए मित्रों अल्प दृष्टि दोष में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला पॉइंट है निकट दृष्टि दोष और दूसरा पॉइंट है दूर दृष्टि दोष। और मित्रों इसकी परिभाषाएं सुनने में आपको बिल्कुल उल्टा लगेंगी। ध्यान दीजिए मित्रों, पहला पॉइंट है निकट दृष्टि दोष। यदि हम बात करें निकट दृष्टि दोष की परिभाषा की, तो निकट दृष्टि दोष में बालक को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे बालक को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में बालक को दूर की वस्तुएं जो है वह स्पष्ट दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट एवं साफ नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे बालकों को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हम मित्रों बात कर रहे थे अल्प दृष्टि दोष बालकों के पहचान की। तो दूसरा पॉइंट है मित्रों इनमें कक्षा में बार बार साफ न दिखाई देने की शिकायत करते हैं। जो बालक अल्प दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं, ऐसे बालक शिक्षक से बार बार शिकायत यह करते कि जो सामपट्ट पे लिखा हुआ है वह साफ नहीं दिखाई देता, उनको बड़ा लिखिए। अब मित्रों तीसरा पॉइंट है इनमें कुछ बालक
नजदीक और कुछ बालक दूर की साफ न दिखाई देने की शिकायत करते हैं। यानी कि मित्रों जो दृष्टि दोष है, अल्प दृष्टि दोष है, यह नहीं है कि बालक में दोनों दृष्टि दोष पाया जा सकता है। किसी बालक में अल्प दृष्टि दोष, किसी बालक में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं, दूर की नहीं। किसी बालक को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं, नजदीक की नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी बालक में निकट दृष्टि दोष भी पाया जा सकता है, किसी बालक में दूर दृष्टि दोष भी पाया जा सकता है। और मित्रों कोई बालक ऐसे होते हैं जिनमें निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष पाए जाते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं आपका चौथे पॉइंट की, ज्यादा देर तक एक ही बिंदु पर देखने का प्रयास करने से इनकी आंखें लाल हो जाती हैं या फिर आंखों से पानी आने लगता है। यानी कि मित्रों जो अल्प दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, ऐसे बालक किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब यह किसी भी पुस्तक को लगातार पढ़ते हैं तो इनकी आंखें लाल हो जाती हैं या दोस्तों इनकी आंखों से पानी आने लगता है। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अल्प दृष्टि दोषयुक्त बालकों की शिक्षा, कि जो अल्प दृष्टि दोषयुक्त बालक है ऐसे बालकों को कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, इनको आंखों का उपचार कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले कि इनके आंखों का उपचार कराएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। दूसरा पॉइंट है मित्रों, जरूरत पड़ने पर आंखों की रोशनी बढ़ाकर दिखाने वाले चश्मों की सहायता प्रदान करें। यानी कि मित्रों चश्मे की सहायता से इनकी आंखों की रोशनी बढ़ाकर दिखाई दे, शब्दों को देख सके, वस्तुओं को देख सकते, श्यामपट्ट में लिखे शब्दों को देख सके, तो चश्मे की सहायता प्रदान करें। तीसरा पॉइंट है मित्रों, इनकी किताबों की अक्षर मोटे मोटे एवं साफ अक्षर में लिखे हों। यानी कि जो पुस्तकें हों दोस्तों वह मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हों, साफ अक्षरों में लिखी हों, तो ऐसे बालक को साफ दिखाई देता है। और मित्रों चौथा पॉइंट है, इन्हें कक्षा में आगे बैठाएं। यानी कि यदि आपके पास कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है कि ऐसे अल्प दृष्टि दोष बालकों को शिक्षित कैसे करें, तो मित्रों इनको कक्षा में आप आगे वाली सीट पर बैठाकर इनकी समस्या का समाधान बहुत हद तक आप कर सकते हैं। और मित्रों पांचवा पॉइंट है, श्यामपट्ट पर बड़े अक्षर लिखें। क्योंकि मित्रों जब शिक्षक श्यामपट्ट पर बड़े बड़े अक्षर लिखेगा तो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी शब्दों को आसानी से देख लेगा। तो जो दृष्टि दोष वाले बालक है, अल्प दृष्टि दोष वाले बालक है, इनको काफी हद तक इनकी शिक्षा में समाधान होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा। तो मित्रों पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा की बात करें, ऐसे बालकों के लिए सामान्य कक्षा की बजाय विशिष्ट विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए। देखिए मित्रों जो पूर्ण अंधे बालक होते हैं इनको पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। जब ऐसे बालकों को पूरी तरह से नहीं दिखाई देता तो ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में आप शिक्षित नहीं कर सकते। तो मित्रों इनके लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाते हैं जिनमें विशिष्ट टीचर होते हैं इनको प्रशिक्षित करने के लिए। और मित्रों दूसरा पॉइंट है, ये देख बिल्कुल नहीं सकते, इसलिए इन्हें प्रशिक्षण में इंद्रिय आधारित शिक्षा पर जोर दी। इंद्रिय आधारित शिक्षा मतलब दोस्तों स्पर्श कराकर आप वस्तुओं को महसूस कराकर इनको शिक्षित कर सकते हैं कि त्रिभुज कैसे बना है, त्रिभुज की आकृति उभरी हुई मिलती है बहुत सारी, क ख ग घ, इनकी ब्रेल लिपि एक अलग होती है दोस्तों, जो उभरी हुई प्रतीत होती है। ऐसे बालकों को इंद्रिय अनुभव के द्वारा आप सिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों तीसरा पॉइंट है, इन्हें सिखाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए, जो फ्रांस के लुइस ब्रेल द्वारा विकसित की गई, जो स्वयं जनबांध थी। देखिए मित्रों यदि हम बात करें सबसे पहले अंधे बालकों को सिखाने के लिए फ्रांस के एक थे लुइस ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि विकसित की और जो मित्रों खुद से भी जन्म से ही अंधे थे। तो दोस्तों ब्रेल लिपि की सहायता से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। ब्रेल लिपि में आकृतियां उभरी हुई होती है जिनको आप छूकर स्पर्श करके महसूस करते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे बालकों को प्रशिक्षित किया जाता है। और मित्रों यहाँ पर चौथा पॉइंट है, भारतीय ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु हैं, जबकि मित्रों जो फ्रांस के लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बताई थी इसमें कुल 8 बिंदु हैं। तो मित्रों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखते हैं, अब मित्रों हम लोग देखते हैं श्रवण दोष युक्त बालक। तो मित्रों श्रवण दोष युक्त बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जिनको सुनाई देने में समस्या उत्पन्न होती है या जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, ऐसे बालकों को श्रवण दोष युक्त बालक कहते हैं। और मित्रों श्रवण दोष युक्त बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है अल्प श्रवण शक्ति वाले बालक और दूसरा पॉइंट है पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालक। अल्प श्रवण शक्ति बालक का मतलब होता है ऐसे बालक जिनको आंशिक रूप से
सुनाई देता है, बहुत तेज बोलने पर सुनते हैं या ऊंचा बोलने पर सुनते हैं, ऐसे बालकों को अल्प श्रवण शक्ति वाले बालक कहते हैं। और मित्रों जो दूसरा पॉइंट है, पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालक, ऐसे बालकों को पूरी तरह सुनाई नहीं देता है। अब मित्रों ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है अल्प श्रवण शक्ति वाले बालकों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो मित्रों इसमें पहला पॉइंट है, यह सुनने में काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। देखिए मित्रों, जो बालक कम सुनते हैं, ऐसे बालक सुनने के लिए इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं या कान को एक तरफ करके सुनते हैं, ऐसे बालकों को ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ता है। और मित्रों इसमें अगला पॉइंट है, कई बार एक कक्षा में सामान्य आवाज बोलने वाले शिक्षकों से कम सुनाई देने की शिकायत करते हैं। देखिए मित्रों, जो बालक कम सुनते हैं यह बालक कभी कभी जो शिक्षक होता है कक्षा में सामान्य आवाज बोलता है, लेकिन फिर भी यह कम सुनाई देने का शिकायत करते हैं। और मित्रों अगला पॉइंट है, ऐसे बालक ज़्यादातर सुनने के लिए एक कान पर अंगुली रखते हैं। देखिए मित्रों, ऐसे बालक जिनको कम सुनाई देता है, ज़्यादातर ये सुनने के लिए, अधिकतर बच्चों की सुनने के लिए कान के एक तरफ अंगुली रख के कोई भी आवाज़ सुनते हैं। और जो सामान्य बच्चा होता है या बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तभी वह कान के एक तरफ करके मोबाइल एक तरफ बात करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मित्रों जो बालक हमेशा अधिकतर कान के एक तरफ अंगुली रखकर एक तरफ दबाकर सुनते हैं, ऐसे बालक आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है अल्प श्रवण शक्ति बालकों की शिक्षा, कि ऐसे बालकों को हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं। तो मित्रों इसमें पहला पॉइंट है, इन्हें सुनाई देने वाली मशीन दें ताकि ये ऊंचा सुन सके। जब इस सुनाई देने वाली मशीन लग जाएगी तो विद्यालय में आराम से बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनको आवाज़ भी सामान्य बालकों की तरह तब सुनाई देने लगेगा। अगला पॉइंट है मित्रों, इनका डॉक्टर से उपचार कराएं, कि इनको डॉक्टर को दिखाएं क्या समस्या है, यदि ठीक हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा दोस्तों इन्हें कक्षा में आगे बैठाकर भी इनकी समस्या का कुछ हद तक निदान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। देखिए मित्रों तीसरा पॉइंट है, ऐसे बालकों को शिक्षक ऐसे स्थान पर बैठाएं जहां से शिक्षक उन्हें आसानी से देख सके। यदि उनको सुनाई भी न दे तो उनके हाव भाव को समझे। देखिए मित्रों कभी कभी बालक सबसे पीछे बैठ जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन मित्रों शिक्षक उसके हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि यह बालक सुनाई नहीं दे रहा है, तो अपनी क्रिएटिविटी करके यानी कि कुछ हाथ से दिखाकर प्रदर्शनी विधि के माध्यम से वह ऐसे बालकों को अपनी बातें पहुंचा सकता है। अब मित्रों ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है मूक बधिर या पूर्ण श्रवण बालकों की, पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालकों की शिक्षा, यानी कि मित्रों जो बालक पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बालकों को हम कैसे शिक्षित करेंगे। देखिए मित्रों अधिकतर आपने देखा होगा जो बालक गूंगे बालक होते हैं, जिस बालक को सुनाई नहीं देता वह बालक अधिकतर गूंगा भी होता है, या जो बालक अधिकतर गूंगा होता है ऐसे बालक को सुनाई भी नहीं देता है। तो मित्रों ऐसे बालकों को सिखाने के लिए आप संकेत भाषा द्वारा सिखा सकते हैं, कुछ हाथ से क्रिएटिविटी करके संकेत देकर। और मित्रों दूसरा पॉइंट है, इन्हें खुद को हाव भाव द्वारा प्रकट करना सिखाएं, यानी कि ऐसे बालकों को खुद से हाव भाव प्रकट करके सिखाएं ताकि वो दूसरों को भी अपनी बातें पहुंचा सके संकेतों के माध्यम से या हाव भाव के द्वारा। अब देखिए मित्रों तीसरा पॉइंट है, ऐसे बालकों को किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं, जैसे नौकरी करने पर बोल ना पाना, एक कमी ना हो, जैसे आंकड़े आदि लिखना, कंप्यूटर आदि पर आंकड़े तैयार करना। देखिए मित्रों जो बालक मूक बधिर बालक होते हैं ऐसे बालकों को आप व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे बालकों को देखकर रिकॉर्ड तैयार करना, कंप्यूटर पर आंकड़े चढ़ाना, इस प्रकार से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं। तो मित्रों आज से हमारा यह टॉपिक समावेशी शिक्षा का खत्म हो गया, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि के बालक और दोस्तों विशिष्ट बालक हमने पढ़ लिया था, और बहुत सारे टॉपिक हमने सृजनशील बालक के बारे में पढ़ लिया था, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। यदि मित्रों आपको इन सभी वीडियो देखना हो तो ऊपर समावेशी शिक्षा के प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा, समावेशी शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से, आप वहां पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं आई बटन में। और दोस्तों बहुत सारा लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।